हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे कहलाते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? जानतर रेशे। इसी को हम लोग एनिमल फाइबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल क्या है? ऊन और रेशम, क्योंकि यह जानवर से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है और रेशम क्या होता है? अब रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भेड़ बकरी याक के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, वायु उष्मा की कुचालक है, इसको आप याद रखेंगे। पूछ सकता है वायु उष्मा का क्या है, कैसा रूप है? कुचालक है, सुचालक है, तो आपको याद रखना है कुचालक है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। याक की ऊन प्रचलित है, तो याक की ऊन कहाँ पे प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख में। और आपको पता है कि लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत कहते हैं। हम लोग स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी कम है, इसलिए आप लोग भी इसी में मैनेज करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है अंगोरा नस्ल की बकरियों से, ठीक है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। पश्मीना शॉल कैसे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है कश्मीरी बकरी से, ठीक है ना, कश्मीरी बकरी से। और कश्मीरी बकरी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। अंगोरा नस्ल की बकरी और कश्मीरी बकरी दोनों जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, लामा और अल्पेका जिससे ऊन प्राप्त किए जाते हैं पाए जाते हैं। तो लामा और अल्पेका पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भेड़ क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भैंस की कुछ भेड़ों की कुछ नस्ल का नाम है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको ये नहीं पढ़ना है, समय नहीं है टीआरडी 3 में अभी, ये भी छोड़ दीजिए। आप ये याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे पूछा जाए कि लोही नस्ल है, ठीक है, ऑप्शन रहेगा भेड़ है, भैंस की, या बकरी की, या गाय की, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए लोही किसकी नस्ल है। दिख रहा है ना, भेड़ की नस्ल है। लोही किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। रामपुर बुशार किसकी नस्ल है? ये भी भेड़ की, सभी मतलब भेड़ की नस्ल है। नाली भेड़ की, बाखरवाल भेड़ की, मारवाड़ी पाटरवाड़ी, ये सभी आप याद रखिएगा। एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। लोही, रामपुर बुशार, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी पाटरवाड़ी, ठीक है। अगला पॉइंट है, भेड़ों की बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है, ठीक है। इसको बस एक बार देखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिमार्जन। पूछ सकता है अभिमार्जन क्या है, ठीक है। तो भेड़ के शरीर से जो बाल उतारे जाते हैं उसको धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशों के ऊन में बदलने का एक क्रम है। जैसे ऊन की कटाई की जाती है पहले, फिर अभिमार्जन यानी ऊन उतारे के बालों को धोया जाता है, फिर क्या किया जाता है? उसकी छटाई की जाती है, ठीक है। फिर उसकी बड़ की छटाई की जाती है, फिर रंगाई होती है, फिर रोलिंग होती है। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, क्योंकि आप पे एक्स्ट्रा लोड होता जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होने का खतरा, जिसे सोटर्स रोग भी कहते हैं, किन होता है? देखिए इससे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सोटर्स रोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऊन निकालने वाले व्यक्तियों को। जो व्यक्ति ऊन निकालते हैं, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, ठीक है ना, किसी से भी निकालते हैं, तो उनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सोटर्स रोग, ठीक है। सोटर्स रोग। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंथ्रेक्स किसका प्रकार है? जीवाणु का है, विषाणु का है, कवक का है, या शैवाल का है? तो आपको याद होना चाहिए जीवाणु का प्रकार है, ठीक है। और यह सोटर्स रोग को उत्पन्न करता है। और सोटर्स रोग किनको होता है? जो ऊन निकालने वाले व्यक्ति होते हैं उनको होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम पालन क्या होता है? तो रेशम पालन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर याद रखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पीसीकल्चर क्या होता है? मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? तो रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। किसका है? चीन का। चलिए उसके बाद है, मादा रेशम कीट अंडे देती है, ठीक है। कीट अंडे देती, कौन सी कीट? मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, ठीक है। तो अंडे देने का काम कौन करती है? मादा रेशम कीट, ठीक है। चलिए ये तो पता ही होगा। अगला पॉइंट है, वृद्धि के उपरांत ये कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था प्यूपा कोशित में प्रवेश कर देते हैं, ठीक है ना। जब वो अंडे देती है तो उसके बाद जब वो लार्वा के रूप में होता है और आगे वह विकास करता है, तो उसकी जीवन चक्र की अगली अवस्था क्या कहलाएगी? प्यूपा कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा। अगला पॉइंट है, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेशम का धागा किस अवस्था में बनता है? तो ये रेशम का धागा बनता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, यानी कोकून यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। कोकून, ठीक है। रेशम का धागा किससे प्राप्त होगा? कोकून से प्राप्त रेशों से,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये नर रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है। शहतूत की पत्ती है, ये शहतूत की पत्ती जिसमें छोटे-छोटे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं वो अंडे हैं। यह रेशम का कीट है डी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कोकून में बदल गया जिससे अब रेशम का धागा बन जाएगा और कोकून में ये विकासशील करते रहेगा, ठीक है। यही है रेशम कीट का जीवन चक्र, ठीक है। नर, मादा, शहतूत की पत्ती पर अंडे, रेशम कीट, ये कोकून, कोकून याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है तसर रेशम, या इसी को तसर रेशम कहते हैं। मूंगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेशम के जो कीट होते हैं वो कोकून से उनको तैयार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट है, तो सबसे सामान्य रेशम कीट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, शहतूत रेशम कीट, ठीक है ना। शहतूत रेशम कीट क्या है? सबसे सामान्य रेशम कीट है। शहतूत रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर है, ठीक है। इसके बाद ये सब लाइन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें कि मैं बता देती हूँ, आप बस इसमें ये लाइन याद रखेंगे। सबसे सामान्य रेशम कीट कौन है? तो शहतूत रेशम कीट है, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि रेशम जो तैयार होता है वो कोकून वाली अवस्था से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, सेम ही क्वेश्चन, इसको यहीं पर रिपीट कर ही लीजिए, कोकून से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसको ये लाइन नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, नेक्स्ट लाइन समय नहीं है। उसके बाद है रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है, ठीक है। देखिए रेशम की रीलिंग क्या होती है? कुछ नहीं होती है, रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक एक बार पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा समय मत गवाइए आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये याद रखिएगा। रेशम फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए बार बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि दिमाग में आके एडजस्ट हो जाए वो चीज़ों को, ठीक है ना, इसलिए आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए हम लोग फिजिक्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं अभी। यहाँ पे है कि किसी वस्तु की उष्णता, उष्णता मतलब गर्मी, गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु कितना गर्म है ये उसका टेम्परेचर हमें बताता है, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। याद है कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, C/5 = F-32/9, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है? जैसे इसमें आपको एग्जाम में ये प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा गया है कि जैसे इसमें होता है क्या कि सेल्सियस का मान आपको दे दिया जाएगा और कहेगा फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्सियस का मान डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये 5 एज इट इज़ रहने दीजिएगा, फिर F-32 ये अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको उसका आंसर आ जाएगा, जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग बनाए ही होंगे इससे पहले कभी, पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकते हैं। ये बस एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट ही लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट है मानव शरीर का सामान्य ताप, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? आप एग्जैक्टली ये याद रखिएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करे 36.9 में और 37 में, ठीक है। अगर ऑप्शन में 36.9 है तो और 37 है तो आपको 36.9 पे जाना है, ठीक है। और अगर 36.9 नहीं है तब आप 37 में जाइएगा, ठीक है। ये आप चेक कीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट। फिर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 एग्जैक्टली याद करना है, पॉइंट के बाद जो भी है वो अच्छे से। केल्विन में क्या है? 310.15 केल्विन, ठीक है। 310.15 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रयोगशाली तापमापी का परिसर कितना होता है, यानी इसका रेंज कितना होता है? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम तापमापी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये मौसम की रिपोर्ट हेतु किया जाता है। अगर मौसम की जो रिपोर्ट मापी जाती है ना, वो मापी जाती है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से, ठीक है। इसको इतना लोड नहीं लीजिएगा, एक बार बस इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता। जो हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना उसमें पारा नहीं होता है, पारा उसमें नहीं होता है, ठीक है। उष्मा सदैव प्रवाहित होती है, कैसे? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। उष्मा कैसे प्रवाहित होगी किसी में? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, ठीक है। चलिए उसके बाद है जैसे इसका एक एग्जाम्पल है बर्तन में पानी को गर्म करना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कंडक्शन क्या होता है। देखिए इस कंडक्शन किसको कहते हैं, यानी इसको हिंदी में चालन बोलते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। वैसी प्रक्रिया जिसमें उष्मा का स्थानांतरण हॉटर एंड से लेके
पोलर इंड की ओर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। हॉटर इंड, जैसे ये नीचे हॉट है ऊपर कोल्ड है, ठीक है ना, तो ऊपर से मतलब नीचे से वो ऊपर जाएगा, हॉटर इंटू पोलर इंड, ठीक है, इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। और ये जनरली किस में होता है, ये सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में मुख्य रूप से क्या होता है, कंडक्शन ही होता है, ठीक है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर विदाउट प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि उष्मा का चालक, उष्मा का चालक क्या है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा, ये सब क्या है, उष्मा के चालक है। उष्मा के कुचालक क्या है, तो प्लास्टिक है, वुड्स है, ठीक है ना, ये सब क्या है, उष्मा के कुचालक है। अब देखिए कंडक्शन के बाद होता है कन्वेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में संवहन बोलते हैं। संवहन देखिए इतना ज़्यादा है, इसको हम लोग एक बार नॉर्मली समझाइए। देखिए द्रव में जो उष्मा का स्थानांतरण होगा ना, वो कन्वेक्शन यानी संवहन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ जल में उष्मा का संवहन हो रहा है, ठोस में उष्मा कैसे ट्रांसफर होगी, तो वह होगी चालन विधि के द्वारा, और द्रव में कैसा होगा, संवहन के द्वारा, ठीक है ना। पॉइंट है, वायु में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो वायु में उष्मा का स्थानांतरण ये भी संवहन के द्वारा होता है, यानी द्रव में और गैस में दोनों में क्या होता है, उष्मा का संवहन, उष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की आवश्यकता कब होगी, माध्यम की आवश्यकता कब होगी, किस में होगी, वह चालन और संवहन में होगी। किस में होगी, चालन अथवा संवहन में, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होगी उष्मा को स्थानांतरित करने में। अगला है कि सूर्य से हम तक उष्मा किससे आती है, सूर्य से हम तक उष्मा आती है विकिरण के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट हमारे तक पहुँच जाता है, ठीक है। देखिए, और इसी विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो अभी मैंने समझाया है। उसके बाद है कि हीटर से प्राप्त उष्मा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हीटर से प्राप्त उष्मा का उदाहरण है विकिरण, ठीक है ना। हीटर से जो हमको उष्मा प्राप्त होती है वो किसका एग्जाम्पल है, विकिरण का, क्योंकि उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है, हमारा शरीर परिवेश को उष्मा देता है तथा उससे उष्मा ग्रहण करता है, किसके द्वारा, तो विकिरण के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, सभी गर्म पिंड उष्मा विकिरित करते हैं, किसके द्वारा, जो भी गर्म पिंड होंगे वो उष्मा विकिरित करेंगे विकिरण के रूप में, ठीक है, विकिरण के रूप में। अगला पॉइंट है, इसे प्रश्न पूछा गया अगले पॉइंट से, गर्मियों में हल्के रंग या सफेद रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, यानी ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी ऊष्मीय विकिरण होती है, हीट रेडिएशन को ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हम लोगों को आरामदायक महसूस होता है। वही हम जब काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिस कारण हम लोगों को गर्मी लगती है। इसलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपितु सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। अगला पॉइंट है कि सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, तो देखिए सर्दियों में गहरे रंग का इसलिए वस्त्र पहनना चाहिए, जो अभी हम लोग समझे कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, जो सुखद लगता है, ठीक है ना। सेम बात जो अभी हम लोगों ने ब्लैक क्लॉथ के बारे में समझा। अगला पॉइंट है, भवन निर्माण में खोखली ईंट का उपयोग करने से मतलब इसका कहना हुआ कि भवन निर्माण में खोखली ईंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो भवन निर्माण में खोखली ईंट का उपयोग करने से क्या होता है कि वायु की परत बंद हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है, एयर गैप जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे गर्म या ठंडा का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, जिससे गर्म या ठंडा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वायु की परत ब्लॉक हो जाती है। अगला पॉइंट है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है, ताप किसी वस्तु की उष्णता कोटि की माप है, ठीक है। चलिए उसके बाद, दो कंबलों के बीच वायु की मोटी परत विद्यमान होती है, इसलिए एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो कंबल ओढ़ना सर्दियों में ज़्यादा सुखदायक है, ठीक है ना। जैसे कि ठंडी में क्या होती है, लोग एक कंबल ओढ़ते हैं मोटा सा, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में ये कर सकते हैं कि दो कंबल को ओढ़ा जाए तो गर्मी उस समय क्या होगी कि ठंडी कम लगेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दो कंबल के बीच में क्या होता है कि वायु की मोटी परत विद्यमान होती है, ठीक है ना, वायु की मोटी परत विद्यमान हो जाएगी, इसलिए एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो कंबल ओढ़ने से सर्दी में ज़्यादा सुखदायक लगेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हीट ट्रांसफर करना है तो 3 प्रोसेस को अपनाना होगा, या तो चालन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन या संवहन, और तीसरा होता है विकिरण। अभी हम लोगों ने पढ़ा चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन वस्तुतः ठोस पदार्थ में होता है, ठीक है। संवहन हमने देखा द्रव्य में और गैस में भी हो रहा था, जैसे वायु में हो रहा था और जल ये सब में भी हो रहा था, ठीक है। विकिरण में क्या हुआ, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य से द्वारा प्राप्त जो उष्मा होती है वह विकिरण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ सेम पॉइंट लिखा है, ठोस जो होता है वो चालन, ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा, द्रव तथा गैसों में संवहन के द्वारा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसमें एक भी टर्म एनसीईआरटी के अलग से नहीं लिया गया, सारा टर्म एनसीईआरटी का है, इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है
कि नींबू कुल के साइट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, ये समय क्या होता है, संतरा नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, सबको पता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटर में। टमाटर में तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पालक भी याद रखिएगा, पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। स्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, तो ये होता है आंवला में और साइट्रस फल में। स्कॉर्बिक एसिड आंवला में और सिट्रस फल। टार्टरिक एसिड याद रखिएगा, इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चा आम में होता है। इमली में कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। और कच्चा आम में कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 7 में एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर्टिकुलर नहीं दिया रहता है, मतलब पर्टिकुलर बुक्स नहीं होते हैं उसके, तो इसलिए कंबाइंड हम लोगों ने नोट्स भी प्रिपेयर किया, ठीक है। चलिए तो देखिए, नोट्स में आप लोग पीडीएफ की मांग करते हैं। पीडीएफ अगर मैं आप लोगों को दे भी दूं तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये समझाने पे ही पता चलता है, ठीक है ना। और आप लोग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करें, उसी को बैक करें, उसी को सुने और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, इसमें है चूने का पानी, ठीक है। चूने का पानी क्या होता है, उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसी को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। आप तीनों टर्म याद रखिएगा, ठीक है। पूछ सकता है लाइम वाटर किसका सूत्र क्या है, तो लाइम वाटर का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, खिड़की के कांच आदि साफ करने में उपयुक्त मार्जक क्या है, तो खिड़की के कांच आदि को साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खिड़की के कांच को साफ करने में। साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, दूधिया मैग्नीशियम का किसका होता है नाम, दूधिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों फैक्ट, अच्छे से रट लीजिएगा। दूधिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, लाइकेन से। और हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा, लाइकेन में किसकी सहभागिता होती है कवक और शैवालों की, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, लाइकेन में दो सहभागिता होते हैं, किसके, कवक और शैवाल के। लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुद्ध जल, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, इसमें लिटमस का रंग क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर में होता है नीला, लिटमस का रंग। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग क्या होता है, लाल। अगर लाल होता है तो किसको इंडिकेट करता है, एसिड को इंडिकेट करता है। नीला रंग किसको इंडिकेट करता है, बेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए, लिटमस पेपर किस रंग में उपलब्ध होता है, लिटमस पेपर लाल अथवा नीला रंग में उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए, उदासीन विलयन किसको कहते हैं, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परावर्तित नहीं करते, ठीक है। वैसा विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र को पर कोई इफेक्ट नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं, ठीक है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगला पॉइंट है कि गुड़हल का पुष्प, जिसको हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं, गुड़हल का पुष्प क्या कहलाता है, चाइना रोज। इसके किस में यूज होता है, तो ये अम्ल क्षार सूचक, कौन एसिड है कौन बेस है, इसका पता हम लोग गुड़हल के पुष्प से भी करते हैं, चाइना रोज से भी करते हैं, ठीक है। फिनोफ्थेलिन से भी हम इसका पता लगा सकते हैं, फिनोफ्थेलिन से। अगर कोई एसिड होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस होगा। वही बेस होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो फिनोफ्थेलिन किसके यूज में आता है, एसिड और बेस को इंडिकेट करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यहाँ पे ये याद रखने की नितांत आवश्यकता है, ठीक है ना। पूछ सकता है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या मुक्त होता है, तो लवण और जल। और पूछ सकता नहीं है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकलता है, लवण और जल, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा से भी प्रश्न पूछा गया है, तो अम्ल वर्षा क्या है, वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि ये अम्ल वर्षा इसको क्यों बोलते हैं, इसमें अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसमें कौन कौन सा गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले उसको याद करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है, ठीक है, सॉरी SO2 कर रहा है और NO2 कर रहा है, ठीक है ना। ये जब पार्टिसिपेट करता है और जब ये वर्षा के जल में घुलता है, ठीक है ना, वायु में ये सब रहता है ना, तो जब ये वर्षा जल में घुलता है तो ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, H2। जैसे देखिए, वर्षा का जल है, या जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला था H2O, ठीक है, H2O। और इसमें क्या मिल रहा है, CO2 वायु में, क्योंकि ये प्रेजेंट है, वर्षा का जल H2O और ये CO2, ठीक है। अब अम्लीय कैसे बनेगा, तो ये कन्वर्ट होगा, देखिए इसका H2 और इसका CO2, सॉरी ये बहुत गंदा हो रहा है, रुकिए क्लियर बताती हूँ, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है बट
कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए ना। देखिए वर्षा का जल क्या होता है H2O, ठीक है, और वायु में प्रेजेंट क्या है CO2, ठीक है। तो देखिए इसको आप बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे H2 है, ठीक है, H2 हो गया और यहाँ C तो सिंगल है, C को लिखा गया और O2 कितना है, यहाँ देखिए O कितना है 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 2 + 1 3 होता है, तो H2CO3 बन गया ना। देखिए यहाँ बन गया H2CO3 और सेम हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड वाले को बनाना है, ठीक है ना। तो वर्षा का जल पुनः लेंगे H2O प्लस अब क्या है एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है ना, H2SO2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा H2SO, यहाँ पे 3 होगा लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन इसको बैलेंस करने पे SO4 हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना। तो आप जनरली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आगे बढ़िए, ठीक है ना। इसको बस समझाने के लिए मैंने बताया इतना, ठीक है। वर्षा जल क्यों अम्लीय होता है, क्योंकि CO2 SO2 NO2 जो है जब उसमें घुलेगा तो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिस कारण वो अम्लीय होता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना टाइम लगा आप लोगों को बताने में। देखिए अमाशय में क्या पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है HCl, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, ये भी अमाशय में ही होता है, ठीक है। HCl सहायक होता है किस चीज़ में, तो भोजन के पाचन में HCl सहायक होता है। अगला पॉइंट है अत्यधिक अम्लीयता, अर्थात अपाचन के समय हम लेते हैं, ठीक है ना, जब कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, या हमारे पेट में क्या होता है कि काफ़ी एसिड बढ़ जाता है, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं जो उसके उपचार के रूप में, तो दूध या मैग्नीशियम लेते हैं। क्या लेते हैं, दूध या मैग्नीशियम, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना दूध या मैग्नीशियम का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यह क्या करता है कि अम्लीयता को कम करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चींटी के डंक में अम्लीय द्रव फॉर्मिक एसिड होता है, इसे उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चींटी के डंक में अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मिक एसिड होता है। खाने का सोडा, इसका ये नाम याद मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा वो। खाने का सोडा अथवा कैलेमान, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। खाने का सोडा कैलेमान में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मृदा का उपचार। देखिए यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ समझने की आवश्यकता है। जब भी कोई मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, तो उसमें यूज होता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये कोई मिट्टी है वो क्षारीय है, ठीक है ना, बेस उसमें ज़्यादा है, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, तो उसमें हम जैव पदार्थ या कंपोस्ट खाद मिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्या मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है, ठीक है। जैसे कारखानों के जो भी कचरे निकलते हैं उसको जब हम किसी जलाशय व नदी में विसर्जित करते हैं, तो उसमें हम क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको क्या करते हैं, उदासीन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा। इसको याद रखिएगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है उदासीन में क्या होता है, लवण और जल मुक्त होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो लवण बनेगा, ठीक है, यानी सॉल्ट बनेगा। अगला है कि लवण क्या होता है, तो लवण होता है अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है और उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अगर आप लोगों को कहीं भी कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको समझने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। साइंस इसी तरह क्रमवार आप लोगों को दी जा रही है। जहाँ भी डाउट हो रहा है आप उसको लिखिए और समझें, और जिस दिन जो भी साइंस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही है उसको आप उसी दिन याद कर ले 2-3 बार 4 बार, ठीक है ना। नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। समय आपको लग रहा है कि हाँ अभी 15 दिन है, 20 दिन है, लेकिन बाद में ये समय पता ही नहीं चलेगा कैसे समय बीतेगा, आप खुद डर जाएंगे लास्ट में। इसलिए अच्छे से मन से पढ़ के इस पर सफलता सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।